Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 3rd of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 3 अगस्त 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कोकोस कीलिंग आइलैंड्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स, यानी नीचे ऑप्शन में आपको 4 अलग अलग टाइगर रिजर्व्स के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसके पास में एक सबसे बड़ा एरिया है जो कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर में आता है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मतलब बेसिकली कोर एरियाज़ की बात की जा रही है। जो टाइगर रिजर्व के हमारे मेन एरियाज़ कोर एरियाज़ होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो कौन से टाइगर रिजर्व के पास में यहाँ पर सबसे बड़ा ऐसा एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम या फिर ऑप्शन नंबर डी सुंदरबंस। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस न्यूज़ को पिछले 4-5 दिनों में बहुत ज़्यादा कवरेज मिला है। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, प्लस जो लोकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट होगी। प्रीलिम्स में कई बार यहाँ पे डायरेक्टली जो लोकेशंस हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो कई सारे ऐसे देश हैं जो कि आज के समय पर बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच में स्थित हैं, वो हमारी आइलैंड कंट्रीज़ कहलाती हैं। और बोला जा रहा है कि कई सारी ऐसी आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो कि साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटी भी हैं। तो इन्हीं में से एक और देश निकल कर आ रहा है जिसका नाम है तुवालू। आपने सुना होगा और रिसेंटली मैंने द हिंदू के इस वीडियो में आपसे जो लोकेशन वाला क्वेश्चन देता हूँ वहाँ पे कहा भी था तुवालू का अच्छे से मैप में देखना। तो आप देख पाओगे लगातार न्यूज़ कवर की जा रही है। जो तुवालू है ये दुनिया का सबसे कम विजिट करने वाला कंट्री है और ये जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, जल्दी यहाँ पर यह देश गायब होने वाला है। रीज़न क्या है, ये समुद्र के अंदर डूब जाएगा। तो इस देश के बारे में कुछ खास बातें वो जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके लोकेशन को देखेंगे। ये आपको वर्ल्ड मैप नज़र आएगा, यहाँ पर आपको ये इंडिया दिख रहा होगा। इंडिया से आपने जाना है थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में भी क्या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। थोड़ा और आगे आओगे तो ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। इस पैसिफिक ओशन में कई सारी आइलैंड कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगी। यहीं पर आपको छोटा सा एक देश दिख रहा होगा तुवालू, ये मैंने सर्कल बना दिया है, ठीक है। इसको जूम कर दूँ तो यहाँ पर आपको ये तुवालू नज़र आएगा, ठीक है। और ये छोटी छोटी नाउरू, सोलोमन आइलैंड्स, ये बहुत सारी यहाँ पर छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं। आधे से ज़्यादा ये जो कंट्रीज़ है इसके बारे में इस वाले फ़ोटो में मेंशन ही नहीं किया है, ठीक है। जैसा आप ये देख पाओगे तुवालू के आसपास कई सारे देश हैं, किरिबती, नाउरू, सोलोमन आइलैंड, उसके बाद वनावतु, फिजी, तोंगा, समोआ, है ना। इस प्रकार से कई सारे आइलैंड्स आपको नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं इनमें से बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो कि आने वाले 80 सालों में वो भी डूब जाएंगे। ऐसा कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी बता चुकी हैं। मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा भी देता हूँ, पिछले साल यहाँ पर ये पब्लिश हुई थी। जो ये मैंने आपको यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर प्लेस पे आइलैंड्स दिखाए ना, इनमें से लगभग 13 ऐसे आइलैंड्स होने वाले हैं जो कि आने वाले 80 सालों में ये डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, समुद्र में समा जाएंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी हम थोड़ा सा तुवालू के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ और रेलिवेंट फैक्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए। जो तुवालू है एक बहुत छोटा देश है और इसकी जो आबादी है वो केवल 11,000 के आसपास है। तुवालू दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है, दुनिया का चौथे नंबर पर आने वाला सबसे छोटे साइज़ वाला कंट्री है। इनकी अपनी भाषा है मगर यहाँ अंग्रेजी भी बोली जाती है। तुवालू की जो राजधानी है वो है फुनाफुती, और ये जो राजधानी है ना ये समुद्र के तल से केवल 4.5 मीटर ऊपर आपको देखने को मिलेगी। मतलब समुद्र जस्ट पास में आपको देखने को मिल जाएगा इस पूरे के पूरे कंट्री के। उसके बाद
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये देश डूब क्यों रहे हैं समुद्र के अंदर में। इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से सीधा यहाँ पर सी लेवल के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम लोग सोचते हैं ना क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है, पोल्यूशन का क्या ही असर पड़ रहा होगा, ये सबसे खतरनाक असर पड़ रहा है। यानी कि जैसे जैसे प्रदूषण होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, बर्फ़ हमारी पिघलेगी, और वो जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो पानी जो है वो कहाँ जाएगा, वो सब यहाँ पर समुद्र के अंदर जाएगा, और इससे जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे समुद्र का लेवल बढ़ेगा, ये कंट्रीज़ जस्ट समुद्र से थोड़ा सा ऊपर हैं तो ये डूबना स्टार्ट हो जाएंगी। समझ गए? तो ऐसा कंफर्म्ड बता दिया गया रिपोर्ट के अंदर में कि जो ये जल स्तर है, जो ये पानी का स्तर है, इसके बढ़ने से जो ये तुवालू है ये दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। और तुवालू के साथ साथ कई सारी और कंट्रीज़ है जो कि आने वाले कुछ सालों में 50 से 80 सालों में वो भी गायब होने वाली हैं। कुछ और रेलिवेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे तुवालू को हम लोग पहले एलिस आइलैंड्स के नाम से जानते थे, बाद में यहाँ पर इसका नाम तुवालू के तौर पर रखा गया। प्लस एक आइलैंड कंट्री है हमारे पैसिफिक ओशन में, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी कैपिटल है फुनाफुती, अभी हमने डिस्कस किया। इसके आसपास के जो देश हैं जैसे किरीबती है, उसके साथ साथ फिजी है ना, इनके भी डूबने की बहुत ज़्यादा खतरा है आने वाले समय में। और तुवालू आइलैंड यहाँ पर बेसिकली छोटे छोटे और भी आइलैंड से मिलकर आसपास में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उससे मिलकर बना हुआ है। कुछ इस प्रकार का यहाँ पर जो सिनेरियो है तुवालू आइलैंड का वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा समुद्र है, यहाँ पे लोग बसे हुए हैं और पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर वो समुद्र के अंदर चले गए हैं। अब दोस्तों वो जो रिपोर्ट थी जिसने बताया आने वाले 80 सालों में 13 आइलैंड डूब जाएंगे, वो 13 आइलैंड कौन कौन से जिनको खतरा बना हुआ है। तुवालू तो एक हो ही गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। सोलोमन आइलैंड के बाद में जो हमारा है वो है मालदीव्स। मालदीव्स के बाद में यहाँ पर जो थर्ड है वो है पलाऊ। पलाऊ के बाद में आपको देखने को मिलेगा माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के बाद में फिजी। फिजी भी आपको यहाँ पर जस्ट नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तुवालू के बारे में हमने डिस्कस किया ही। उसके अलावा सीचिल्स के बाद में आपको नज़र आएगा किरीबती के बाद कुक आइलैंड के बाद फ्रेंच पॉलिनेशिया, और फ्रेंच पॉलिनेशिया के बाद में आता है तैंगियर आइलैंड जिसको हम वर्जीनिया के नाम से जानते हैं, देन मार्शल आइलैंड, देन उसके बाद में यहाँ पर शीश मारफ अलास्का आइलैंड, ठीक है। वर्जीनिया बेसिकली यूएस का स्टेट है, वहीं पास में आपको ये आइलैंड नज़र आएगा। तो कुछ आइलैंड्स यहाँ पर है, जो मैक्सिमम आइलैंड्स है वो बेसिकली पैसिफिक ओशन वाले हैं जो डूबने वाले हैं। बाकी कुछ आइलैंड्स हमारा जो सीचिल वाला है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो पर्टिकुलर आइलैंड हमारा ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर में आता है। समझ गए? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे फ्रंट पेज पर है, इसको हम लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। क्या बात की जा रही है, जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने रिसेंटली एक चीज़ का डिसीजन लिया था। क्या डिसीजन था कि वो जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, इन ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर में 28% का जो जीएसटी टैक्स है वो यहाँ पर कलेक्ट करेगी हमारी सरकार। ऐसा यहाँ पर जीएसटी काउंसिल का डिसीजन आया था। तो अभी यहाँ पर बोला जा रहा था कि कंफर्म नहीं है ये डिसीजन बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि बोला जा रहा था कि 1 अक्टूबर से इसको लागू किया जाएगा। तो 1 अक्टूबर से हर एक स्टेट के अंदर में जो ये ऑनलाइन गेमिंग हो रही है, इन ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा। हमारी राज्य सरकार वो टैक्स सीधा हमारी केंद्र सरकार को जमा करेगी। अब ये कंफर्मेशन नहीं था लागू होगा या नहीं होगा, तो जीएसटी काउंसिल ने बोला है देखो ये प्लान हमारा सटीक है और ऐसा ही रहने वाला है। 1 अक्टूबर से यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो 1 अक्टूबर से जो ऑनलाइन गेमिंग होने वाली है उसके ऊपर 28% जीएसटी लगा करेगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। हालांकि कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना जो कंसर्न से अपनी चिंताएं जो व्यक्त की हैं, जैसे तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि हमने तो अपने राज्य के अंदर में ऑनलाइन गेम के ऊपर बैन लगा रखा है, तो क्या करें। अब ऑनलाइन गेम के ऊपर बैन लगा रखा है लेकिन टैक्स का कलेक्शन होगा तो टैक्स कहाँ से देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस सीतारमन जी, इनका कहना है कि देखो जो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी इस ऑनलाइन गेम के ऊपर बैन लगा रखा है उनके ऊपर ये टैक्स नहीं लागू होगा। समझ गए? अब ऑनलाइन गेम की जो इंडस्ट्री है दोस्तों, अभी मैं कुछ डेटा आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पर केवल हम ऑनलाइन गेम की बात नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम हो गए, कैसीनोज हो गए, उसके बाद हॉर्स रेसिंग हो गई, इन सभी के ऊपर यहाँ पे ये 28% का जो जीएसटी टैक्स है वो लगाने वाले हैं। इवन कई सारी जो स्टेट्स हैं जैसे गोवा वगैरह हैं, इन्होंने भी अपने चिंताएं व्यक्त की हैं कि कैसीनोज को भी आपने कवर किया है, कैसीनोज यहाँ पर अलग कैटेगरी में आ रहा है ना। खैर अब इन सब चीज़ों को कवर किया है। 1 अक्टूबर से देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
समझ गए। तो ये तो न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ को आप ऐसे ही पढ़कर हटा सकते हो, लेकिन इस न्यूज़ में काफ़ी सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, ये जीएसटी काउंसिल एग्जैक्टली है क्या, इसका मेन काम क्या है, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कहाँ पर संविधान में इसके बारे में मेंशन किया गया है, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का जो सिनेरियो है भारत के अंदर में वो क्या है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स, मेंस, इवन इंटरव्यू के अंदर भी डायरेक्टली हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल अक्सर न्यूज़ में आता रहता है दोस्तों, बार बार। ठीक है, अभी रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ में था कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा और उस ट्राइब्यूनल को हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो उसको हेड करेंगे, तो एक ट्राइब्यूनल भी यहाँ पर न्यूज़ में था। खैर वो टॉपिक अलग है, लेकिन मैं आपको सब समझा दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी क्या है। अब आपको पता है, कई बार पढ़ चुके हो, मैंने आपको अपने इन वीडियो में 100 बार पढ़ा रखा है जीएसटी। हर महीने जीएसटी का टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू आता है, कई बार पढ़ा था, बट पिछले कुछ समय से यहाँ पर हमने जीएसटी को पढ़ना थोड़ा सा कम कर दिया है। अब जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। जो हमारे कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे सरकार को पे नहीं करते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपका इनकम टैक्स, आप वो सीधा यहाँ पर सरकार को दे रहे हो, लेकिन ये जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। सामान के थ्रू यहाँ पे आप टैक्स पे कर रहे हो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर में, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट के पास में वो टैक्स जा रहा है। समझ गए। तो 1 जुलाई 2017 में इस टैक्स को लागू किया गया था, जो हमारा 101, तो 101 जो अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान के अंदर में, हमारी भारत सरकार के थ्रू, इसी के थ्रू यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब जीएसटी से पहले दोस्तों क्या हुआ करता था ना, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे। सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम वैट बोलते हैं, एक्साइज टैक्स, इस प्रकार के बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे। उन सब टैक्सेस को ख़त्म कर कर केवल एक टैक्स को यहाँ पे बना दिया गया, जिसको हमने जीएसटी का नाम दिया। इस वजह से हम लोग वन नेशन वन टैक्स भी यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो ये जो जीएसटी है किसके ऊपर लागू होती है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, जो हमारे सेलर हैं गुड्स के, है ना, जो हमारा सामान मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से जो ये टैक्स है वो लग रहा होता है। जीएसटी का कलेक्शन अलग अलग स्लैब्स में बांटा गया है, 5%, 12%, 18%, 28%, इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग स्लैब्स यहाँ पे बांटे गए हैं। ठीक है, जो जितना लग्जरियस आइटम होगा, जो जितना मतलब कह सकते हो बहुत लग्जरी आइटम है, बहुत महंगा आइटम है, जैसे कार वगैरह हो गई और बहुत स्पेशल कार्स हो गई, तो उनके ऊपर जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। हाईएस्ट टैक्स यहाँ पर 28% को रखा गया है। अब जीएसटी के भी अपने प्रकार होते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जैसे आपका सबसे पहले आएगा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी जो होता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगेगा, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ गए। अब जीएसटी से संबंधित एक काउंसिल है जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। अब इसके बारे में जो जिक्र है वो हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 279A के अंदर में हमारे प्रेसिडेंट को, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनको पावर दी गई है कि वो एक काउंसिल बना सकते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक जॉइंट काउंसिल बना सकते हैं, और उसमें हमारे सेंटर और स्टेट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों रिप्रेजेंट करेंगे, मिलकर बैठेंगे, एक फोरम, एक काउंसिल यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ लोग आएंगे। अच्छा, वो लोग कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले ये समझते हैं। पहली चीज़, जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन है वो चेयरपर्सन कौन होंगे, हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे आज के समय के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमण जी, तो ये हमारी जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन है। समझ गए। बाकी मेंबर की बात करेंगे तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस होंगे, वो भी यहाँ पर इस काउंसिल के मेंबर होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंबर्स में और भी लोग होंगे। ये तो हमारे कौन हो गए, जो हमारी केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, और एनी अदर मिनिस्टर, कोई और दूसरा मंत्री भी हो सकता है जो कि हमारी राज्य सरकार नॉमिनेट करेगी जिसको। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर इस जीएसटी काउंसिल में बैठेगा। नाउ जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक उच्च लेवल की कमेटी है, जिसका मेन काम क्या है, मेन काम है कि भाई कौन सा सामान जो है जीएसटी के अंदर में लाना है, कौन सा सामान जीएसटी से बाहर निकालना है, कितना टैक्स रखना है। समझ गए। ये सारा का सारा जो डिसीजन है वो इसी काउंसिल के अंदर में लिया जाता है। तो रिकमेंडेशंस यहाँ पर ये जीएसटी काउंसिल देता है हमारी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को इन जीएसटी के ऊपर में, कि कहाँ पर जीएसटी लागू होनी है, कहाँ पर नहीं होनी है, किस चीज़ को हटाना है जीएसटी से, किस चीज़ को इसके अंदर लाना है। समझ गए। तो ये सारा काम हमारे जीएसटी काउंसिल का है। और इसी से संबंधित एक अपीलेट ट्राइब्यूनल भी है। अपीलेट ट्राइब्यूनल मतलब एक कोर्ट की तरह ये काम करता है। ट्राइब्यूनल बेसिकली कोर्ट की तरह ही काम करता है। जैसे हमारे न्यायालय होते हैं वैसे यहाँ पर ट्राइब्यूनल होता है। तो मतलब कोई केस दिखेगा, कोई डिस्प्यूट होगा, कोई विवाद हो गया, तो वहाँ पे वो जो डिस्प्यूट्स है वो आप इस अपीलेट ट्राइब्यूनल में लेकर चल सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो।
तो जो ये CGST है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो कानून है ना पूरा का पूरा CGST एक्ट का, ये हमारी केंद्र सरकार को पावर देता है कि केंद्र सरकार GST काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पर क्या करे, एक अपीलेट ट्राइब्यूनल बना ले, जिसको हम लोग GST अपीलेट ट्राइब्यूनल के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, GST लॉ को लेकर कोई भी डिस्प्यूट है सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में GST को लेकर मान लो कोई विवाद हो गया, तो आप सीधा यहाँ पे लेकर ये अपना जो है मामला उसकी अपील कर सकते हो इस अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर में। तो यहाँ पर बेसिकली इस GST अपीलेट ट्राइब्यूनल का मेन मकसद है कि ये इंश्योर कर सके कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट्स ना हो, प्लस हम GST को अच्छे से पूरे देश में लागू कर सकें, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्व किया जा सके। ये तो बात हो गई केवल इस आर्टिकल के पार्ट नंबर A की। अब इस आर्टिकल का पार्ट नंबर B है, वो है ऑनलाइन गेमिंग मार्केट। इंडिया का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट किस स्तर पर है, आओ इसको समझते हैं। पहले हम रेवेन्यू समझते हैं, कितनी कमाई हो रही है इस ऑनलाइन गेमिंग से। देखो, इंडियन मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जा रही है भारत के अंदर में, पॉपुलेशन के बेसिस पर। अगर हम बात करें इसका जो रेवेन्यू है ना, वो 2022 में इस गेमिंग इंडस्ट्री का वो 1.5 बिलियन US$, 1.5 बिलियन रुपीज़ नहीं बोल रहा हूँ, 1.5 बिलियन US$ की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि ये जो रेवेन्यू है ये 2025 तक $5 बिलियन के आसपास होने वाला है इस गेमिंग इंडस्ट्री का। ये जो इंडस्ट्री हमारे देश में, इसकी जो टोटल ग्रोथ है 2017 से 2020 के बीच में ये 38% देखने को मिली है, जबकि दूसरे देशों में, चाइना में केवल 8% की ग्रोथ हुई है, US में केवल 10% की ग्रोथ हुई है, लेकिन इस इंडस्ट्री में, गेमिंग इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर सबसे मैक्सिमम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बोला जा रहा है आने वाले समय में 2024 तक हो सकता है 153 बिलियन 153 बिलियन रुपीज़ तक जो रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू जनरेट कर सके ये इंडस्ट्री 2024 तक। अब क्या है ना, आने वाले समय पर और भी बहुत सारी, जैसे अभी गेमिंग इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा मिल रहा है, लोग यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, प्लस यहाँ पे अभी गेम के अंदर पेमेंट का प्रोसेस भी आ चुका है कि आप पैसा दो, फिर उसके बाद यहाँ पे गेम खेलो, पैसा लगाओ, है ना, दुगना पैसा करो, पैसा कमाओ। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर ऑनलाइन गेम में बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। तो एक रिपोर्ट आती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साइट से। इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो ट्रांजैक्शन वाले, पैसों का लेन देन वाले जो गेम है ना, इनका रेवेन्यू भी 26% से ग्रो हुआ है भारत के अंदर में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर पे कर करके जो गेम्स हैं उसको यहाँ पर खेल रहे हैं, उसके अंदर भी 17% की ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, तो समझ गए, ये है यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो कि पिछले कुछ सालों में तेज़ी से ग्रो हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर आज के समय पर इसके ऊपर टैक्स कलेक्शन की बात की जा रही है। क्लियर हो गया? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर ना। दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की है, लेकिन उनको पिछले 2 महीने का करंट अफेयर भी चाहिए, क्योंकि UPSC के लिए अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो कम से कम 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स आपके पास में होने चाहिए, उनके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। समझ गए? तो अगर यहाँ पे कोई लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, आज से भी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको जून से मैक्सिमम करंट अफेयर पढ़ने होंगे। तो पिछले 2 महीने के करंट अफेयर के साथ साथ प्लस आपको जो रेगुलर बेसिस पर मिल रहा है डेटा, वो सब कुछ आपको, करंट नोट्स के PDF, वो सब कुछ आपको यहाँ पर इस पेड ग्रुप के अंदर में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चाहो तो आप अभी इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हो, एक अच्छा चांस आपके पास में, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत ही मिनिमम है, 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, आराम से आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। आपने केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार पैसा खर्च करना है, उसके बाद कोई भी दोबारा सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे, उसके जो फ़ायदे हैं बिना इंटरप्शन के आपको मिलते रहेंगे। प्लस इसको ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो और भी आसान है। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना और ये जो नंबर आपको दिख रहा है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज करना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे यहाँ पर इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, इवन आपको एक डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप उस डेमो वीडियो को देख सकते हो कि उस ग्रुप के अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। PDF अगर मांगते हो आप तो आपको डेमो PDF भी दे दिए जाएंगे, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो पूरे सेटिस्फैक्शन के बाद यहाँ पर आप 499 खर्च करना, क्योंकि एक एक रुपया हम सभी को मेहनत का होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट करोगे उसका भरपूर फ़ायदा आपको मिलता रहे। तो आपको जो मैसेज मिलेगा व्हाट्सएप पर, वहाँ पर सब कुछ चेक करने के बाद में आपको पेमेंट का प्रोसेस वगैरह सब कुछ उसमें मिल जाएगा। तो आप पेमेंट करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं जो बात आपसे हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो, जो कि आप लोग करवाते हो। तो ये ज़रूर से करना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहो तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा, जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो।
हाँ दोस्तों, ये तो टॉपिक ऐसा हो चुका है जो कि अक्सर लगातार न्यूज़ में आता चले जा रहा है। हमने शायद कल या परसों भी डिस्कस किया था, लेकिन क्या हुआ है कि अभी फिर से एक और चीता की डेथ हो चुकी है। फिर से इतनी सारी डेथ होने के बाद फिर से यहाँ पर एक और चीता की डेथ हो गई है कुनो नेशनल पार्क में। अब ये कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात बनती हुई चली जा रही है। 20 चीता हम लेकर आए है ना, जिसमें से 6 की डेथ हो गई। अभी यहाँ पर मतलब कुछ कब्स थे, कुछ बच्चे थे, उनकी भी डेथ हो गई है। तो ये नंबर लगातार इंक्रीज़ होता हुआ चले जा रहा है। अब ये चिंता वाली बात बन रही है, ऐसा यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। लेकिन बोला ये जा रहा है कि अभी जो ये वाला चीता की डेथ हुई है, ये एक फ़ीमेल चीता थी। फ़ीमेल चीता जिसका नाम रखा गया था धात्री। अब क्या हुआ, साउथ अफ्रीका से लेकर आया गया था। एग्जैक्टली मेंशन किया जा रहा है कि इसके शरीर पर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया था। वो इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर इस चीता ने अपने शरीर के ऊपर खुजाना स्टार्ट किया और इतना ज़्यादा खुजाया, पूरे शरीर, पूरे खाल के ऊपर स्क्रैचेस लग गए, अपने आप पूरे शरीर को घायल कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ हो जाती है। ये यहाँ पर बोला गया। तो 20 चीता में से छठे चीता की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, जो कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लेकर आए गए थे पिछले साल। और जो पिछली कुछ डेथ हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस की वजह से हुई हैं, ये भी बताया जा रहा है। क्योंकि ये जो चीता लेकर आए गए हैं, इनके गले में यहाँ पर क्या डाल रखा है हमने, एक रेडियो कॉलर डाल रखा है। रेडियो कॉलर से क्या कर रहे हैं, इनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ पर ये जो चीता है वो आज के समय पर जा रहा है। समझ गए। तो इस गले में जो कॉलर है, इसकी वजह से भी स्किन के ऊपर काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हुए हैं और इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर अभी रिसेंटली कुछ चीता की जान गई है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की है कि कहीं ना कहीं ये जो एनिमल्स हैं, ये हमारे इन लोकल पैरासाइट्स को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज के समय पे जो ये लोकल इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, ये लोकल इन्फेक्शंस कहीं ना कहीं इन बाहर के चीता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। प्लस ये लोग उस इन्फेक्शन को बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर चीता की अगर इस इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो रही है, तो मतलब है यहाँ पर ये जो इन्फेक्शन है ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इन बाहर के चीता के लिए। फिर उसके बाद जो लॉरी मार्कर हैं, यानी कि जो चीता कंजर्वेशन फंड नामीबिया का जो सेंटर है, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, इनका कहना यह है कि बिल्कुल एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है कॉलर। कॉलर एक प्रॉब्लम हो सकती है ह्यूमिडिटी के अंदर में, गर्मी में। कॉलर ये जो हमने पहना रखा है इन चीता के गले में, ये कहीं ना कहीं कारण बन रहा है इनकी मौत का। ये एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर उसके बाद में जो हमारे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि जो भी डेथ हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हो रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसे कारण है नेचुरली कॉजेज़ की वजह से यहाँ पर डेथ हो रही है, कोई भी एक्सीडेंट्स वगैरह की नहीं हुई हैं। यानी कि ऐसा भी होता है ना, चीते को करंट लग जाता है या फिर सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो वैसी कोई भी डेथ नहीं है, केवल नेचुरल कॉजेज़ हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, इससे जो इंडिया की इमेज है वो सही सेट नहीं होगी अगर हम यहाँ पर सारे चीता को बचा ना पाए तो। और कहीं ना कहीं हमें अब लोकेशन चेंज करके देखना चाहिए। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि जगह बदल सकते हैं, एक बार देख सकते हैं जगह बदल के, क्या पता दूसरी जगह यहाँ पर इनको सूट कर जाए। समझ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो मैटर है, अभी अगर एक दो चीता की और डेथ होती तो मैटर बड़ा होता हुआ चले जाएगा। इसके ऊपर कई आर्टिकल्स, कई एडिटोरियल्स यहाँ पर लिखे जाएंगे। समझ गए। चलो, अब करना क्या है, ये तो मैंने आपको न्यूज़ समझा दिया। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा बहुत चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट के बारे में समझना है, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी दिनों बाद ये डेटा मैं आज के साथ में आज जो है आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, हमारे देश में चीता बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं। कब? आखिरी चीता छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था 1947 में। उसके बाद कोई चीता दिखा नहीं कुछ साल तक। तो क्या किया गया, 1952 में यानी कि 1952 में चीता को एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया, एक विलुप्त प्रजाति डिक्लेयर कर दी गई। जो हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग WII के नाम से जानते हैं, इन्होंने यहाँ पर जो है एक चीता री इंट्रोडक्शन जो प्रोजेक्ट है इसको तैयार किया कि चीता को हम वापस से भारत में लाएंगे, क्योंकि भारत में ख़त्म हो चुके हैं। अब भारत में लाने के लिए क्या किया गया, हमने साउथ अफ्रीका, नामीबिया जैसे कंट्रीज़ के साथ में कांटेक्ट किया कि इनसे, क्योंकि अफ्रीका में भरपूर मात्रा में चीता प्रेजेंट है, ज़्यादातर देशों में चीता भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम वहाँ से लेकर आते इंडिया के अंदर में, और इंडिया में मध्य प्रदेश के अंदर में कुनो नेशनल पार्क में छोड़ते, जो कि किया भी गया, वहाँ पे चीता को छोड़ा भी गया। लेकिन अभी काफ़ी सारी चीता की डेथ हुई है, उस वजह से ये न्यूज़ में आता चले जा रहा है। जो चीता है ना, ये इन बड़ी कैट की स्पीशीज़, क्योंकि आपका टाइगर वगैरह ये सब बड़ी कैट की स्पीशीज़ कहलाती हैं। तो इन बिग कैट स्पीशीज़ में जो चीता है सबसे पुरानी स्पीशी है, कह सकते हो। चीता की जो प्रजाति है ना, इसके बारे में आप 5 मिलियन साल पहले भी जो है देख सकते हो। 5 मिलियन साल पहले भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके जो एंसेस्टर्स, इसके पूर्वज हैं, उनका एग्जिस्टेंस हुआ करता था। यानी कि मायोसीन एरा से यहाँ पर ये बिलोंग करते हैं चीता। तो चीता बहुत ही ज़्यादा पुरानी स्पीशी है। और प्लस यहाँ पे पूरे दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला मैमल है, जो कि अफ्रीका और एशिया में रहता है। अफ्रीका और एशिया,
अब अफ्रीका में जो रहता है वो है अफ्रीकन चीता, एशिया में जो रहता है वो है एशियाटिक चीता। अफ्रीकन चीता जो है इसका साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबैटस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, थोड़ा सा ब्राउनिश और गोल्डन स्किन कलर आपको देखने को मिल जाती है। प्लस ये आपने ध्यान में रखना है कि जो अफ्रीकन चीता है वो एशिया वाले से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है, ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे इनके पूरी बॉडी पर स्पॉट्स, फेस के ऊपर एक लाइन देखने को मिलती है। अगर मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊं तो सब क्लियर हो जाएगा। इस फोटो से आप दोनों चीता के बीच में डिफ्रेंसिएशन बहुत आराम से कर सकते हो। तो ये है अफ्रीकन चीता और इधर है हमारा एशियाटिक चीता। अफ्रीकन चीता में सबसे पहली बात बोली गई है कि आप दोनों का डिफरेंस देखो, इमेज देखो। अफ्रीकन चीता में यहाँ पर ना जो लाइन है थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है, एक यहाँ पर आप देख पाओगे जो लाइन है थोड़ी सी ज़्यादा लाइट है। उसके बाद जो कलर है इधर अफ्रीकन चीता का थोड़ा डार्क है, डार्क ब्राउनिश है, जबकि एशियाटिक चीता का थोड़ा सा लाइट कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे तो जो अफ्रीकन वाला चीता होता है ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है और ये जो एशियाटिक चीता है ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है। ज़्यादातर यहाँ पर एशिया वाले चीता की जो आँखें हैं वो भी लाल कलर की होती है। ज़्यादातर बिल्ली की तरह यहाँ पर ये चीता जो है दिखाई पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एशियाटिक चीता केवल 40 से 50 बचा हुआ है केवल और केवल ईरान के अंदर में, जबकि अफ्रीकन जो चीता है ये 6500 से लेकर 7000 यानी कि 6,500 से 7,000 के आसपास अफ्रीकन चीता आज के समय पर पूरे अफ्रीका में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में IUCN के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया क्योंकि इसकी पॉपुलेशन भी प्रॉब्लम में है, लेकिन अच्छी खासी संख्या अभी पाई जाती है। जबकि यहाँ पर जो एशियाटिक चीता है इसको IUCN के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसकी संख्या को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देना। इसकी पॉपुलेशन जस्ट खत्म होने वाली है, केवल 40-50 चीता बचे हुए हैं और अगर ये भी ख़त्म हो गए तो मतलब एशियाटिक चीता दुनिया से ख़त्म हो गया, कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ गए। अब साइट्स स्टेटस की बात करेंगे तो अफ्रीकन चीता अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और एशियाटिक चीता भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। मतलब जो इनका इंटरनेशनल व्यापार होता है उस व्यापार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, काफ़ी रोक टोक होती हैं। कर सकते हैं व्यापार लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। समझ गए, आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में इन चीता की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत है, देखो आपने यहाँ पर इस फूड चेन के बारे में ज़रूर से सुना होगा। देखो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि जो हमारी पेड़ पौधे हैं, घासें हैं, अब पेड़ पौधे और घास को खाने के लिए यहाँ पर एक जानवर है जैसे कि हमारे हर्बीवोरस जानवर होते हैं। जो हर्बीवोरस एनिमल होता है ना वो पेड़ पौधे, पत्तियाँ, ये सब खाने का काम करते हैं। तो अब इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इन हर्बीवोरस के एनिमल की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में प्रीडेटर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर जानवर होते हैं, लायन, चीता, टाइगर, इस प्रकार के यहाँ पर एनिमल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हर्बीवोरस जानवर को खाने का काम करते हैं। समझ गए। तो इससे क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर नेचर की देन है, ये नेचर का गिफ्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर हर एक पॉपुलेशन मेंटेन रहे, हर एक की स्पीशी बची रहे, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। यानी कि अगर ये चीता ना हो, शेर ना हो, टाइगर ना हो, ये सब अगर ना हो तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है, हर्बीवोरस एनिमल की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हर्बीवोरस एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा कि जो यहाँ पर हमारा जो वेजिटेशन है, जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ये सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। तो अगेन यहाँ पर फिर से एनवायरनमेंट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। समझ गए। तो यहाँ पर जो चीता है, बाकी सारी चीज़ें हमारे प्रीडेटर कहलाते हैं, जो कि बाकी सारे छोटे छोटे हर्बीवोरस एनिमल्स को खाने का काम करते हैं। और वो हर्बीवोरस एनिमल्स हमारी घासें, पेड़ पौधे, पत्तियाँ वगैरह खाकर अपना जो जीवन है वो चलाते हैं। ठीक है ना। अगले आर्टिकल पर आएंगे, बिजनेस पेज पर है, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। क्या बात की जा रही है, इसको आप एग्रीकल्चर सेक्शन से भी लिंक कर सकते हो। जो हमारा शुगर है, जो चीनी है, चीनी के जो प्रोडक्शन अब की बार इतना ज़्यादा खास नज़र नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब की बार यहाँ पर चीनी का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा कम रहेगा और दूसरी तरफ यहाँ पे जो इथेनॉल की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रही है ना। तो पूरा मामला क्या मैं आपको समझाता हूँ। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो साल 2023-24 का शुगर सीज़न होगा, शुगर सीज़न कब स्टार्ट होता है, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर आपका मेन जो है ये सीज़न रहता है, जिसको हम लोग शुगर सीज़न बोलते हैं। तो अब की बार 2023-24 के अंदर में जो शुगर का प्रोडक्शन है इस सीज़न के अंदर में, वो एक्सपेक्टेशन, एक अनुमान के तौर पर बताया जा रहा है कि वो 317 लाख टन्स के आसपास होगा, 317 लाख टन्स। जबकि जो हमारा करंट सीज़न है जिसमें हम लोग यहाँ पर चीनी को ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर जो है प्रोडक्शन 328 लाख टन्स है। तो यानी कि करंट प्रोडक्शन के कंपैरिजन में आने वाले समय का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। एग्जैक्टली ये वहाँ पे बताया जा रहा है।
और जो ये एस्टिमेट्स हैं, जितने भी अंदाजे हैं, कोई ऐसा किसी ने नहीं किया है। हमारी शुगर मिल्स को लेकर अपने आप में एक बॉडी है जिसको हम लोग ISMA के नाम से जानते हैं। इस बॉडी के बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन। तो इन्होंने यहाँ पर ये जो टोटल प्रोडक्शन इसके बारे में बताया है। इन्होंने बोला कि जो टोटल प्रोडक्शन होगा, सारा का सारा प्रोडक्शन होगा, वो 362 लाख टन के आसपास होने वाला है, जबकि ऑनगोइंग सीजन का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 369 लाख टन है। यानी कि आने वाले समय पर जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। हमारे चीनी का प्रोडक्शन कम होने वाला है, एग्जैक्टली ये बोला जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे इथेनॉल की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। अब इथेनॉल, आपको पता होगा इथेनॉल का आज के समय पर हम यूज़ क्या कर रहे हैं, पेट्रोल के अंदर में इस इथेनॉल को मिलाया जा रहा है ताकि पेट्रोल का कंजम्पशन हम कम कर सकें, क्योंकि यहाँ पर आधा पेट्रोल आधा इथेनॉल मिला पाते हैं, तो इससे पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा और इससे भारत सरकार के पास में पैसा बहुत सारा बचेगा। पैसा बचेगा क्यों? क्योंकि पेट्रोल हम थोड़ा सा कम मंगाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा मंगाते हैं, तो अब फिर उसके बाद आने वाले समय पर पेट्रोल कम मंगाया जाएगा, क्योंकि हम उसमें इथेनॉल भी मिला रहे होंगे, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास में इतनी ज़्यादा होगी नहीं। अब इथेनॉल जो बनता है उसके पीछे शुगर जो है सबसे बड़ा रीज़न है। शुगर है, शुगर केन है, जो हमारा गन्ना है, ये सबसे बड़ा रीज़न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ गए? तो इथेनॉल जो है ये शुगर केन से, गन्नों से बनता है। हमारी चीनी भी गन्ने से ही बनती है, सभी को पता है ना। जो ये सिरप है इससे ही बनता है। तो ये बोला जा रहा है कि इसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है कि हमारा प्रोडक्शन कम रहेगा, तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय पर थोड़े बहुत जो इश्यूज़ हैं शुगर इंडस्ट्री को लेकर वो होने वाले हैं। इवन यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री जो है वो डिमांड कर रही है कि देखो, जो हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल के जो दाम है, जो उसके प्राइस हैं, वो थोड़े से बढ़ा दिए जाएँ। इथेनॉल के प्राइस बढ़ाए जाएँ ताकि यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट में थोड़ा इस सेक्टर में थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, थोड़ा सा और ज़्यादा निवेश को बढ़ाया जा सके। समझ गए? प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको संभालने की आवश्यकता है। और इथेनॉल की जो रिक्वायरमेंट्स है, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी कहीं ना कहीं इस शुगर इंडस्ट्री के अंदर में हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। बताया जा रहा है कम से कम 17,500 करोड़ रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहिए होगा, ताकि हम अपने इथेनॉल के प्रोडक्शन को मीटअप करने के लिए इथेनॉल की जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो ज़रूरत है, इसको पूरा करने के लिए प्रॉपर प्रोडक्शन हम लोग कर सकें। समझ गए? क्लियर हो गया? नाउ अब थोड़ा इसी आर्टिकल से हटकर हम थोड़ा शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। शुगर इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में खासकर प्रोड्यूसर के कॉन्सेप्ट पे या एक्सपोर्टर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो आपसे क्वेश्चन है वो यहाँ पर बन सकता है। नीचे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। तो हुआ क्या है कि जो हमारा ISMA नाम की बॉडी है, दैट इज़ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, इनके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इंडिया में जो शुगर मिल्स हैं, ये जो शुगर मिल्स हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा शुगर को एक्सपोर्ट करने लगे हैं। इवन हमारी सरकार ने मई 2022-23 के अंदर में, मई 2022-23 के अंदर में अलाउ किया था इन शुगर मिल्स को, जहाँ पर चीनी बन रही है, इन मिल्स को, कि आप 60 लाख टन के आसपास जो शुगर है इसको एक्सपोर्ट करो मई 2022-23 तक। ठीक है। फिर उसके बाद में आज के समय का जो स्टेटस देखते हैं हम लोग शुगर इंडस्ट्री का, वो क्या है? तो शुगर इंडस्ट्री अगेन एक इम्पॉर्टेंट एग्रो बेस्ड यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है हमारे इंडिया के अंदर में, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की ज़िंदगियाँ चल रही हैं। लगभग 50 मिलियन, कितने 50 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, तो आप इमेजिन करो 50 मिलियन के आसपास जो शुगर केन फार्मर्स हैं, जो गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो जीवन है वो इसी इंडस्ट्री के ऊपर चल रहा है। प्लस 5 लाख के आसपास ऐसे वर्कर्स भी हैं जो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन चीनी की मिलों के अंदर में काम कर रहे हैं। अक्टूबर से सितंबर ये 2 इम्पॉर्टेंट महीने होते हैं यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री को लेकर। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है 2021-22 के अंदर में इंडिया जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था चीनी का। प्रोड्यूसर के साथ साथ सबसे बड़े कंज्यूमर भी थे हम चीनी के। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के मामले में नंबर 1 थे और एक्सपोर्टर के मामले में सेकंड नंबर पर भारत आ रहा था 2021-22 के अंदर में। अब चीनी बनती कैसे? ये बनती है शुगर केन से, गन्नों से। अब गन्ने को उगाने के लिए आपको कैसा कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? देखो, टेम्परेचर में लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है। थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट हो, थोड़ा सा नमी हो क्लाइमेट में, इस प्रकार का टेम्परेचर चाहिए होता है। बारिश 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश चाहिए होती है। और जो डीप रिच लोमी सॉइल होता है, वो लोमी सॉइल वैसी मिट्टी चाहिए होती है गन्ने को, बेस्ट गन्ने को उगाने के लिए। और आज के समय में हमारे भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन कर रहे हैं? तो उसमें आता है महाराष्ट्र टॉप पर, देन उत्तर प्रदेश है, देन उसके बाद में कर्नाटक है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में आपस में यहाँ पे कह सकते हो एक रेस है वो लगी होती है गन्ने के प्रोडक्शन के मामले में कि हाँ कौन टॉप पे आएगा। ये आगे पीछे होते भी रहते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद में शुगर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं, शुगर इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोग आगे कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें बढ़िया देखने को मिली हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, शुगर इंडस्ट्री में सितंबर से अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, शुगर प्रोडक्शन का जितना भी रिकॉर्ड्स हैं, शुगर प्रोडक्शन, शुगर एक्सपोर्ट, है ना, शुगर केन का कितना खर्चा हुआ, शुगर केन कितना खरीदा गया, इथेनॉल का प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस सीज़न में बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हमारी शुगर इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो हुई है, उसके पीछे का एक रीज़न है हायर एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट्स हैं ये थोड़े ज़्यादा बढ़ गए, मतलब बिना किसी सपोर्ट के आप कह सकते हो 1098 लाख मैट्रिक टन्स के आसपास का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर रहा है पिछले कुछ समय में। और इससे बहुत सारी फॉरेन करेंसी यानी कि बाहर का पैसा 40,000 करोड़ रुपए के आसपास 2021-22 में कमाया गया चीनी को बेचकर। तो इसकी वजह से भी जो शुगर इंडस्ट्री है वो हमारी ग्रो की है। देन उसके बाद में एक और रीज़न है, वो है इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसकी वजह से अगेन इसको पुश मिला है। सरकार के कई सारे इनिशिएटिव उठाए गए हैं पिछले 5 सालों के अंदर में, जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये शुगर इंडस्ट्री काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, पैसों की कमी से गुजर रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हुई नजर आई हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और रीज़न है शुगर इंडस्ट्री का ग्रो होने का, वो है इथेनॉल प्रोडक्शन को एंकरेज करना। जो इथेनॉल है इसके प्रोडक्शन को हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हम इसको पेट्रोल में मिलाकर, पेट्रोल में ब्लेंड कर कर जो है इसको बेच सकें। और इथेनॉल बनता कैसे, इसी शुगर केन से, इसी गन्नों से बन रहा है। तो सरकार ने यहाँ पर शुगर मिल्स को एंकरेज किया है कि आप यहाँ पर जो ये शुगर है इसको यहाँ पर इथेनॉल की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट करना स्टार्ट करो। अब होता क्या है यहाँ पर कि बहुत सारा जो शुगर है वो अपना काम में लेने के बाद जो सरप्लस बच जाता है, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे शुगर बचता है, उसको जो ये मिल्स हैं वो क्या करती हैं, वो यहाँ पर एक अच्छे फॉर्म में या फिर कह सकते हो उसको एक्सपोर्ट कर सकती हैं सरप्लस शुगर को, जिससे इनके पास में थोड़े से ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर हो सके, अपने ऑपरेशंस को बरकरार ये रखते रहें। तो सरकार ने यहाँ पे कहीं ना कहीं शुगर मिल्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है इथेनॉल प्रोडक्शन के मामले में भी, कि आप इथेनॉल की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो। उसके बाद यहाँ पे एक और कदम उठाया गया जिसके चक्कर में शुगर इंडस्ट्री ग्रो की है, वो कदम है इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जो हमारी नेशनल पॉलिसी एंड बायोफ्यूल है 2018 की। इस पॉलिसी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक टारगेट दिया है। ये टारगेट है कि लगभग हमें 2025 तक 20% इथेनॉल को मिलाना है पेट्रोल में। पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाना है। इससे क्या होगा, पेट्रोल की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो थोड़ी सी कम ज़रूरत हमें पड़ा करेगी। जैसा हम पहले 100% पेट्रोल खरीद रहे हैं वैसा हमें नहीं खरीदना है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा अब इथेनॉल मिला लेंगे। समझ गए। फिर उसके बाद में FRP हो गया, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। इसकी वजह से भी इस शुगर इंडस्ट्री को ग्रोथ मिली है, क्योंकि FRP आपको पता होगा जैसे हमारा बाकी सारी जो फसलें हैं उसके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है ना सरकार, एक सिक्योरिटी के लिए फार्मर्स को, वैसे यहाँ पर ये FRP है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। ये प्राइस केवल और केवल शुगर मिल्स को दिया जाता है। ठीक है, ये शुगर मिल्स क्या मतलब, ये जो प्राइस है ना, ये गन्ने के ऊपर, शुगर के जो फार्मर्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर उनको दिया जाता है। अब ये पे कौन करता है, शुगर मिल्स पे करती हैं। जो हमारी चीनी की मिल होती हैं जहाँ पर गन्ने जाते हैं वहाँ से चीनी बनती है, तो वो चीनी की मिल क्या करती हैं, वो हमारे इन शुगर केन वाले जो फार्मर्स हैं, जो गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, उन किसानों को उनसे गन्ना खरीद कर ये FRP प्रोवाइड करवाती हैं, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। उसके बदले में इन शुगर मिल को हमारी सरकार से एक सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर FRP यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस दिया जाता है ना, ये ऐसे ही नहीं दिया जाता, ये एक अमाउंट फिक्स किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली इसके पीछे एक बॉडी है CACP नाम की, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये बॉडी रिकमेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कंसल्टेशन करने के बाद, आपस में बातचीत करने के बाद, तब यहाँ पे बता दिए भाई ये जो प्राइस है ये सेट करना चाहिए FRP के अंदर में, तब जाके जो FRP है वो दिया जाता है फार्मर्स को, खासकर जो शुगर केन फार्मर्स हैं। समझ गए। अब क्या है ना, शुगर इंडस्ट्री में ये तो आपने देखा कि क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से ग्रोथ हुई है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है इस इंडस्ट्री में। देखो, पहली प्रॉब्लम है कि बाकी सारे स्वीटनर्स मार्केट में इनकी डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं बाकी सारे स्वीटनर्स के कंपैरिजन में जो कंपटीशन है वो शुगर इंडस्ट्री का काफ़ी बढ़ चुका है। जैसे दूसरे स्वीटनर फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हो गया, ये बहुत ही सस्ता है, इसको आप सस्ते में प्रोड्यूस भी कर सकते हो, इसकी लाइफ भी लंबी है, लंबे समय तक रख भी सकते हो। तो कहीं ना कहीं चीनी को एक कॉम्पिटिशन देता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इसके बारे में अभी इतना लोगों को मालूम नहीं है, तो इस चक्कर में इसको इतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कंपटीशन देना स्टार्ट कर दिया है इसने। दूसरा जो प्रॉब्लम है चीनी के अंदर में वो है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बहुत सारी शुगर मिल ऐसी हैं भारत के अंदर में जिनके पास में जो टेक्नोलॉजी है वो जो 20 साल पहले थी वही आज भी है, जबकि 20 साल में समय इतना ज़्यादा बदल चुका है। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पुरानी है, उसी से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी वगैरह अभी तक नहीं बढ़ी है।
तो ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बाकी सारे जो दूसरे स्वीटनर वाली इंडस्ट्री हैं उनके साथ में कम्पीट नहीं कर पा रही हैं। ये भी यहाँ पर एक दूसरा चैलेंज है शुगर इंडस्ट्री में। तीसरा चैलेंज है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। शुगर केन का जो कल्टीवेशन होता है ना, गन्ने को उगाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारा पानी का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है, बहुत सारा कीटनाशक चाहिए होता है, पेस्टिसाइड, जिससे कि कीड़े वगैरह ना लगे गन्ने की खेती में। समझ गए? तो इसकी वजह से, बहुत पानी इस्तेमाल करने की वजह से, बहुत कीटनाशक इस्तेमाल करने की वजह से इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। एडिशनली जो ये शुगर मिल्स हैं, ये जो शुगर मिल में जब चीनी बन रही होती है तो आपको पता होगा यहाँ से कितना सारा पोल्यूशन, कितना सारा जो धुआं है वो निकल रहा होता है, गंदा पानी निकल रहा होता है, जो कि आसपास के एरियाज़ को, आसपास के कम्युनिटीज़ को बर्बाद कर रहा होता है। तो ये भी यहाँ पर एक इशू है इस इंडस्ट्री में। फिर एक लास्ट इशू यहाँ पे बताया जा रहा है, वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इंडिया की जो शुगर इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है पॉलिटिक्स से। जो हमारी स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्राइसेस को डिटरमाइन करने, प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, शुगर के डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा घुस जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर में। इस चक्कर में कोई भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कैसे काम चल रहा है, कोई भी लोगों को इसके बारे में इस जो इन्फॉर्मेशन है साफ साफ नहीं पता है, और ये इंडस्ट्री एफिशिएंटली यानी तरीके से काम भी नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। आपसे कहीं पर ही पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि शुगर इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के समय पर फेस करना पड़ रहा है, तो आप एग्जैक्टली ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक जो बॉडी है ISM है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि इस बॉडी ने ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो मेंशन किए हैं। यह है इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शुगर को लेकर बात करता है इंडिया में। ठीक है, ये एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारी गवर्नमेंट और शुगर इंडस्ट्री के बीच में आकर यहाँ पे दोनों के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो यहाँ पर करवाती है। तो गवर्नमेंट और जो शुगर इंडस्ट्री में हमारी प्राइवेट भी हो सकती हैं, और प्लस जो सरकारी शुगर मिल्स हैं वो भी हो सकते हैं हमारे देश में। इनके बीच का काम करती है ये ISM है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो प्राइवेट और पब्लिक शुगर मिल्स हैं उनका प्रॉपर फंक्शनिंग की जा सके, वो अच्छे से काम करते रहें, उनके हित में बात की जा सके, उनको कोई नुकसान ना हो, है ना। प्लस यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है, इन सभी पूरे शुगर इंडस्ट्री को नई नई नीतियाँ ला के, सरकार की जो नई पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से यहाँ पर इनको और ज़्यादा ग्रो करने में मदद की जा सके। क्लियर? चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर, नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कल हमने इसको मिस भी कर दिया था, ज़रूर से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भैया जब महीना ख़त्म होता है, अभी यहाँ पर आपका जुलाई का महीना ख़त्म हुआ और यहाँ पे तुरंत अगस्त का महीना लगा। तो अगस्त का महीना जब लगता है तो जुलाई के महीने में हमारी इकॉनमी किस प्रकार से चली है, इकॉनमी के साथ साथ बेसिकली आप कह सकते हो कि टैक्स का कलेक्शन क्या हुआ है, महंगाई, इन्फ्लेशन किस प्रकार थी पिछले महीने, हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रो करी हैं, ये सारा डेटा यहाँ पे हमें अगस्त के महीने में पता चलता है। तो अगस्त का महीना लग चुका है, ये डेटा आना स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको जो IIP का इंडेक्स है, जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, वो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ अगस्त के महीने में किस प्रकार से ग्रो की हैं वो मैंने अभी 2 दिन पहले आपके साथ में डिस्कस की थी। लेकिन आज क्या बताया जा रहा है, जुलाई में फैक्ट्री की ग्रोथ कैसी हुई है। जो जुलाई का महीना ख़त्म हुआ है ना, यहाँ पर इस महीने में फैक्ट्रीज़ की ग्रोथ कैसी रही, तो फैक्ट्रीज़ की ग्रोथ हल्की सी कम हुई है, कुछ पॉइंट का फ़र्क है, हल्का सा यहाँ पर कम हुआ है जुलाई के महीने में, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन रेलिवेंट है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डेटा ध्यान रखना, ये नंबर ध्यान रखना, नंबर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो S&P ग्लोबल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसको हम लोग PMI बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हर महीने रिलीज़ होता है। तो इस इंडेक्स ने क्या बताया कि सर जो जुलाई का महीना ख़त्म हुआ है ना, पिछले महीने में जो हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ रही है वो 57.7 के आसपास रही है। PMI क्या करता है, स्कोर देता है 0 से 100 के बीच में। तो उस स्कोर में 57.7 नंबर का स्कोर दिया गया है जुलाई को। और उससे पहले जो जून का महीना था, जून के महीने में यही ग्रोथ 57.8 थी। तो जून से हल्की सी 0.1% का यहाँ पर वो फ़र्क है। तो 0.1 से यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है जुलाई में इन फैक्ट्रीज़ की ग्रोथ को, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, ये है हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। नाउ समझते हैं क्या है ये। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, केवल आर्टिकल पढ़ना इज़ नॉट इनफ। अभी यहाँ पर इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा समझते हैं, क्या होता है ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये एक सर्वे बेस्ड इंडेक्स है। सर्वे बेस्ड इंडेक्स मतलब कि पिछले महीने किस प्रकार से जो हमारे बिजनेसेस हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ है, वो चली है, उनको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है, प्रॉफिट कैसा रहा है। अच्छा, तो मतलब बिजनेसेस से जाके पूछते हैं, हाँ बिल्कुल, उन फैक्ट्रीज़ में जाकर पूछा जाता है उनसे, तब जाके यहाँ पर ये सर्वे बनाया जाता है कि पिछले महीने इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ कैसी रही है। तो इस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जो मेन पर्पज़ है, जो इसका मेन एम है, वो है इन्फॉर्मेशन देना कि हमारे देश में जो बिज़नेस कंडीशंस है वो किस प्रकार से चल रही हैं।
है ना, समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि इसको सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए अलग कैलकुलेट किया जाता है, और जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस प्रोवाइड करवा रही हैं, उनके लिए अलग कैलकुलेट किया जाता है। और ये पीएमआई के बीच ये कुछ स्कोर देता है, मतलब इसका कुछ नंबर है 0 से 100 के, और इस 0 से 100 के बीच में यहाँ पर आप देख पाओगे नंबर्स को देने का काम करता है। और 0 से 100 के बीच में अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लो किसी भी महीने में उसको स्कोर 50 से ऊपर दिया गया, 50 से ऊपर स्कोर देने का मतलब है कि भाई वहाँ पर ग्रोथ हुई है, और केवल 50 से 50 का मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ है। और मान लो पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने थोड़ा कम है, तो मतलब यहाँ पर इस महीने अब की बार फैक्ट्री का जो यहाँ पर ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हुआ है। समझ गए। जैसा भी यहाँ पे आपने देखा, जैसे कि जून के महीने में ग्रोथ थी वो 57.8 थी, और अब की बार जुलाई में क्या हुआ 57.7 हो गई। तो इन दोनों महीनों को अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है जुलाई के महीने में हमारी फैक्ट्रीज ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अगर हम इसको पीएमआई के नज़रिए से देखें तो कहीं ना कहीं ग्रोथ फिर भी हुई है, क्योंकि 50 से ऊपर स्कोर होना मतलब एक्सपेंशन, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन हम अगर महीने का कंपैरिजन करते हैं तो हम यहाँ पर ऊपर नीचे का हिसाब निकाल लेते हैं कि भाई कौन से महीने में कम हुई है, कौन से महीने में ज़्यादा हुई है। समझ गए। ये जो पीएमआई है ना, ये पीएमआई हर महीने स्टार्टिंग में रिलीज़ हो जाता है। स्टार्टिंग मतलब अभी अगस्त ही तो है, आज 3 अगस्त रिलीज़ हो गया जुलाई का डेटा। समझ गए। अब अगस्त का डेटा जो है वो सितंबर में रिलीज़ हो जाएगा, सितंबर में भी 2-3 सितंबर तक आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कौन तैयार करता है? इसको कंपाइल किया जाता है आईएचएस मार्केट के थ्रू, और आईएचएस मार्केट केवल इंडिया के लिए नहीं, इस प्रकार से 40 और देशों के लिए इस प्रकार के इंडेक्स को तैयार करता है। आईएचएस मार्केट कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लीडर है इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स और सॉल्यूशंस के मामले में, ठीक है। और आईएचएस मार्केट हमारा S&P ग्लोबल का ही यहाँ पर एक हिस्सा है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और बोला ये जा रहा है, ये जो ऑफिशियल डेटा है ना, ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, ये हमारी हेल्प करता है अलग अलग सेक्टर में। हम अपनी देश की मैन्युफैक्चरिंग स्थिति क्या है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, इकॉनमी के अंदर में हमारे जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं इस डेटा का यूज़ किया जा सकता है। समझ गए। और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की तरह ही एक और डेटा होता है आईआईपी। आईआईपी आज से 2 दिन पहले मैंने आपको समझाया था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें हम अपनी जो देश की 8 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। आपको याद होगा, पढ़ाया भी था कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो है ना, अब की बार इनमें ग्रोथ देखने को मिली है। एक इंडस्ट्री ग्रो कम करी है, बाकी 7 इंडस्ट्री ग्रो की हैं जुलाई के महीने में। पढ़ाया था मैंने, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो आईआईपी है, आईआईपी बेसिकली पीएमआई की तरह ही है, लेकिन जो आईआईपी होता है ये बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर कर रहा होता है, सारी इंडस्ट्रीज़ को कवर कर रहा होता है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को, जबकि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स छोटे लेवल पर यहाँ पर सर्वे किया जाता है। समझ गए। अब ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि ये कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी को लेकर एक विश्वास करने वाला जो डेटा है वो प्रेजेंट करवाता है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मोस्ट ट्रैक इंडिकेटर है, यानी कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाता है, सबसे ज़्यादा बिलीव किया जाता है इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि कैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री की जो इकॉनमी, जो अर्थव्यवस्था है वो चल रही है, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से है। और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर भी है। ये हमारी इकोनॉमी की जो स्थिति है वो यहाँ पर समझाता है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके बेसिस पर जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अच्छे से इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, ताकि यहाँ पर अगर सिनेरियो अच्छा है, उनके लायक है, तो वो यहाँ पर मार्केट में उतर सकें। और इन सब चीज़ों के अलावा ये पीएमआई डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये हमारी केंद्र सरकार, सेंट्रल बैंक्स इसका यूज़ करती हैं, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज का दर है, वो यहाँ पर सेट कर सकें। समझ गए। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ सबसे पहले आता है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। तो एडिटोरियल डिस्कशन में आज हम लोग एक लौता एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत काम का है, क्योंकि काम की बातें ज़्यादा पढ़नी है, एग्जाम में जो हेल्प करे वो चीज़ें पढ़नी है, ना कि कोई ऐसे उटपटांग से आर्टिकल जो यहाँ पे आपको एग्जाम में हेल्प ना करें और फालतू के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो। समझ गए। तो यहाँ पे मेरी कोशिश होती है मैं आपको काम की चीज़ें पढ़ाऊँ जो एग्जाम में सीधा सीधा हेल्प करे, मेंस और प्रीलिम्स, इंटरव्यू सभी जगह पर। तो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल लेंगे, जहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया है एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर में इसरो रॉकेट डेब्रिस के बारे में। तो अभी आपको पता होगा, हाल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया भी था, थंबनेल भी लगाया था, कि ऑस्ट्रेलिया में ना एक रॉकेट का जो टुकड़ा है वो पाया गया है। तो इल्ज़ाम लग रहा था कि भाई कौन से कंट्री का है ये रॉकेट का टुकड़ा, ये बहते बहते ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। तो अभी रिसर्चेस करने के बाद में पता चला है कि वो देखो इंडिया का ही रॉकेट का एक हिस्सा है। समझ गए। तो उस वजह से यहाँ पर अभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन सेक्शन पर आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जहाँ पर रॉकेट डेब्रिस के बारे में बात की है कि अंतरिक्ष का जो कचरा है वो कितना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है, अंतरिक्ष का कचरा के पीछे का मेन कारण क्या है और उसका कोई क्या सोल्यूशन हो सकता है, मेन स्थिति क्या है, कैसे ये अफेक्ट कर सकता है, कैसे हमारी जो पूरा का पूरा स्पेस इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए नुकसान पहुंचा सकता है।
है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हमारी राइटर हैं इन्होंने मेंशन की हैं। हर एक चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में आर्टिकल दिया गया है, तो आराम से एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझना, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से आपने सारी चीज़ों को सुनना है। सबसे पहले स्पेस डेब्रिस की बात की जा रही है। तो इसरो का जो रॉकेट डेब्रिस है, इसरो का जो रॉकेट का एक कचरा है वो यहाँ पर पाया गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। ऐसा पहली बार हुआ है क्या? नहीं भाई, ऐसा होता रहता है। नवंबर 2022 में चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट था भाई, वो तेज़ी से गिरना स्टार्ट हुआ, जिसको चाइना कंट्रोल भी नहीं कर पाया, समझ गए। और वो गिर गया था साउथ सेंट्रल पैसिफिक ओशन में। ज़्यादातर जो कचरे हैं रॉकेट के वो समुद्र में आकर गिरते हैं। फिर मई 2021 में भी इसी प्रकार से 25 टन का जो चाइना का रॉकेट था वो सीधा इंडियन ओशन में गिर गया था। मतलब उस रॉकेट का एक बहुत बड़ा चंक जो है इंडियन ओशन में गिर गया था। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे जो अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेट हैं वो गिर जाते हैं, समझ गए। उनका कचरा सीधा नीचे आके गिरता है। और ये जो कचरा है ना, और अंतरिक्ष में भी बहुत सारा कचरा है। होता क्या है, बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, क्या सैटेलाइट हमेशा के लिए थोड़ी ना है। वो सैटेलाइट की एक उम्र है, 5 साल, 10 साल, 15 साल मैक्सिमम। उसके बाद वो सैटेलाइट ख़राब हो गई, यूज़लेस हो गई, और वो कचरा बन के सीधा अंतरिक्ष में घूम रही है। ऐसे अंतरिक्ष में बहुत सारा कचरा है जो कि बहुत तेज़ी स्पीड से तैरता हुआ नज़र आता है। उसी को हम लोग स्पेस डेब्रिस बोलते हैं। तो स्पेस डेब्रिस बेसिकली क्या है, एक मेन मेड ऑब्जेक्ट, जो इंसानों के थ्रू बनाया गया ऑब्जेक्ट है, अर्थ के ऊपर स्पेस में अंतरिक्ष में तैर रहा है। उसका कोई भी पर्पज़ आज के समय में नहीं है, उसका कोई भी यूज़ नहीं है। उसमें आपकी ख़राब सैटेलाइट्स हो सकती हैं, जो रॉकेट स्टेजेस होते हैं, है ना। जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो रॉकेट के पीछे के स्टेजेस होते हैं ना, वो खुलते खुलते चले जाते हैं। फिर रॉकेट को लास्ट में सैटेलाइट को लास्ट में लॉन्च करते हैं। तो रॉकेट का तो काम है सैटेलाइट को लॉन्च कर देना, उसके बाद वो वहीं पर टूट टाट के कचरा बन गया और अंतरिक्ष में घूम रहा है। तो इस प्रकार से रॉकेट के स्टेजेस हो गए। और भी काफ़ी सारा कॉल्यूशन यहाँ पे होता क्या है कि जो कचरा है ना, कचरा आपस में टकराता रहता है। टकराने से भी यहाँ पर और सारे जो कह सकते हो एक डिज़ास्टर जो इवेंट्स है वो क्रिएट होने लगते हैं। कई बार हमें मिशन रोकने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में एक कचरा आ जाता है अंतरिक्ष के अंदर में, कि भाई मिशन लॉन्च अगर हमने कर दिया और बीच में कचरा आ गया, उससे टकरा गया, तो मिशन आपका बर्बाद है, करोड़ों रुपए आपके बर्बाद हो जाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर ये स्पेस डेब्रिस को लेकर बात की गई है। अब यहीं पर राइटर ने समझाया कि स्पेस डेब्रिस को लेकर खतरा क्या है, थ्रेट क्या है। सबसे पहला थ्रेट है मैरीन लाइफ को, हमारे समुद्र वाले हिस्से को। जब ये कचरा है सीधा ओशन में गिरता है, जैसे मैंने आपको बताया समुद्र के अंदर गिरता है, और आपको पता होगा अर्थ का जो सरफेस है इसमें 70% समुद्र ही है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही कचरा समुद्र में गिरेगा, इससे हमारा जो मैरीन लाइफ है ना, जो समुद्र के अंदर प्लांट की स्पीशीज़ हैं, एनिमल की स्पीशीज़ है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। प्लस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये पहला खतरा है। दूसरा है थ्रेट फॉर ऑपरेशनल सैटेलाइट्स। बोला जा रहा है कि भैया अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पे जो है वो जो कचरा है वो तेज़ी से घूम रहा होता है, ठीक है। अब जो ये तेज़ी से कचरा तैर रहा है ना, और दूसरी तरफ हमारी ऑपरेशनल सैटेलाइट, कुछ सैटेलाइट जो कि काम कर रही हैं एग्जैक्टली अच्छे से काम कर रही हैं, तो वो तैरता हुआ कचरा सीधा हमारी उन सैटेलाइट से टकरा जाता है जो कि वर्क कर रही हैं। अब वर्किंग सैटेलाइट से टकराने के बाद में हमारी सैटेलाइट वो भी टूट जाती है, जो वर्क कर रही थी अच्छे से, वो भी यहाँ पर डिसफंक्शन हो गई, और डिसफंक्शन होने के बाद में वो भी कचरा बन गई। और कहीं ना कहीं स्पेस में अगर इस प्रकार से कचरा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो एक सिंड्रोम बनने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम आपने सुना होगा, कई बार आपसे पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर में, कैसलर सिंड्रोम क्या है। तो कैसलर सिंड्रोम में क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। एक थ्योरी है बेसिकली ये। इसमें बोला जा रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि अंतरिक्ष में जितनी सैटेलाइट्स है वो सब तबाह हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, ऐसे कैसे? देखो, ऐसे इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में जो भी कचरा घूम रहा है, बहुत सारा जो कचरा है, ये मान लो किसी एक सैटेलाइट से टकराया और वो फिर जो सैटेलाइट वो टूट गई, उसका बूम हो गया, जैसी वो टूटी उसका कचरा सीधे दूसरे से टकराया, तीसरी यहाँ पर जैसी फटी उसका चौथे से टकराया। इस प्रकार से सभी सैटेलाइट्स आपस में एक दूसरे से धूम धड़क्के से सारी की सारी सैटेलाइट्स उड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसी को हम लोग यहाँ पर कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं, समझ गए। और ये कैसे होगा? अंतरिक्ष में इस प्रकार से कचरे के बढ़ने की वजह से। क्लियर हो गया। और फिर ये जो स्पेस डेब्रिस अंतरिक्ष का कचरा एक और ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि भाई जब कई बार ऐसा होता है कि हम मिशन लॉन्च कर रहे होते हैं, हमारा एक फेवरेट स्पॉट है कि भाई इस स्पॉट पे हमें लॉन्च करना है, ये स्पॉट बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ से मिशन बढ़िया काम करेगा। लेकिन अगर वहाँ पे कचरा है तो आपको मिशन चेंज करना पड़ेगा, रूट चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार की से जो प्रॉब्लम्स है वो होनी स्टार्ट हो जाती हैं, समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो हम इससे लड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? देखो, लड़ने में बहुत दिक्कतें हैं। अगर यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये स्पेस डेब्रिस, तो इससे लड़ने में चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं। सबसे पहली चुनौतियाँ हैं कि लगातार जो अलग अलग देश हैं ना, दिन ब दिन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं। एक समय था सैटेलाइट्स बहुत कम लॉन्च होती थी। आज आप देख पाओगे, चाहे वो स्पेस एक्स हुआ,
या जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ हो गई या सरकारी स्पेस कंपनीज़ हो गई, धड़ाधड़ सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही हैं। सैटेलाइट्स लॉन्च करना आसान हो चुका है। तो कंट्रीज़ जैसे कि यूएस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ये कंट्रीज़ लगातार स्पेस एक्टिविटीज़ में एंगेज रहती हैं। लूनर एक्सप्लोरेशन, स्पेस का एक्सप्लोरेशन कर रही हैं। और यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने की जो पावर है पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मैं आपको बताऊँ, 2013 में केवल 210 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जबकि 2019 में 600 हो गई, 2020 में 1200 और 2022 में ये 2470। सैटेलाइट्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली गई, लॉन्च करने वाली जो हम लोग सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ पर पहला चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज है कोऑर्डिनेशन। भाई देखो, आज के समय पर क्या हो रहा है, ये देशों के बीच में जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, आपस में मेल मिलाप नहीं है, आपस में मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ की जो कंपनीज आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन करके काम करती हैं, स्पेस सैटेलाइट्स को लॉन्च करते तो सही है। लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये मेल मिलाप नहीं होगा, तो इससे आने वाले समय पर इस प्रकार से जो कोलिजन्स हैं, यानी कि आपस में अंतरिक्ष में जो चल रही सैटेलाइट हैं और जो कचरा है, उनके टकराने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी चक्कर में जो स्पेस डेब्रिस है वो बढ़ते चले जाते हैं। फिर उसके बाद में एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। देखो, हो क्या रहा है कि बहुत तेज़ी से हम लोग स्पेस मिशंस को तैयार कर रहे हैं, लेकिन स्पेस मिशंस में कोई कट एज टेक्नोलॉजी आपको ऐसी नहीं देखने को मिलेगी। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी जिससे यहाँ पर कि डेब्रिस जो कचरा है वो थोड़ा सा कम किया जाए। अगर होगी तो यहाँ पर वो आगे काम किया जाएगा, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ी एक्सपेंसिव मानी जाएगी। और कुछ स्पेस एजेंसीज और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजेस है उनको यहाँ पर एड्रेस करना होगा और फोकस करना होगा ऐसी चीज़ों के ऊपर में कि जिससे कचरा कम जनरेट हो। जैसे हमारा रीयूजेबल रॉकेट के बारे में आपने सुना होगा। जैसे आजकल क्या होता है, जो नॉर्मल रॉकेट होता है ना, वो नॉर्मल रॉकेट सीधा अंतरिक्ष में जाता है सैटेलाइट को लॉन्च करके, और वहीं पर वो कचरा बन जाता है। लेकिन रीयूजेबल रॉकेट क्या होगा, अंतरिक्ष में जाएगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, वापस नीचे आएगा और वापस हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा रिपेयर करके। इससे पैसा भी बचेगा, प्लस स्पेस में कचरा भी कम जनरेट होगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, आप ऐसा कह सकते हो। फिर उसके बाद में एक और चैलेंज है, वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। बहुत सारे देश जो है ना, जितनी भी कंट्रीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ कहीं ना कहीं आप देख पाओगे लगातार स्पेस में काम कर रही हैं आज के समय पर, और आपस में इन कंट्रीज़ के जो टेंशन है वो जनरेट हुई हुई हैं। कई बार टेरिटोरियल क्लेम को लेकर कई बार काफ़ी सारे चैलेंजेस जनरेट हो रहे हैं। तो आपस में एक दूसरे के ऊपर कभी कभी निगरानी रखना स्टार्ट कर देती हैं सैटेलाइट का यूज़ करके। तो जो रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है दुनिया में कुछ देशों के बीच में, इसकी वजह से भी यहाँ पर जो ये कचरा है वो बढ़ता जा रहा है। कचरे को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इवन और बढ़ता जा रहा है। एक देश यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, अगर मान लो यहाँ पर वो दूसरे देश के ऊपर निगरानी रखने की कोशिश कर रहा है अपनी दुश्मनी में, तो वो देश क्या करेगा, जिसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, वो यहाँ पर उसकी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उड़ाने की कोशिश करेगा, उड़ाएगा, कचरा जनरेट होगा। ऐसा बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है। अब क्या है ना, स्पेस डेब्रिस को टैकल करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे कदम उठाए तो गए हैं कि इस कचरे को मेंटेन किया जाए। जैसे भारत ने 2022 में इसरो ने स्पेशली एक सिस्टम फॉर स्पेस एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसको हम लोग IS4OM के नाम से जानते हैं, इस प्रकार का जो ये सिस्टम है इसको ये लेकर आए, ताकि हम तुरंत क्या कर सकें, जो भी कॉलिजन थ्रेट्स हैं, जो भी यहाँ पे टकराने का खतरा है, उसको मॉनिटर कर सकें और उससे बच सकें। समझ गए? तो ये इससे क्या होगा, स्पेस डेब्रिस का जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसरो जो है आज के समय पर कहीं ना कहीं 21 कॉलिजन एवॉइडेंस जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर भी काम कर रहा है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेस के अंदर में जो ये कचरे हैं इनके टकराने की जो ये घटना है इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके। इवन आपने प्रोजेक्ट नेत्र के बारे में सुना होगा। प्रोजेक्ट नेत्र के बारे में ना कई बार आपको पढ़ा रखा है। प्रोजेक्ट नेत्र को लेकर SSC में क्वेश्चन भी बना था कि जो ये प्रोजेक्ट नेत्र है किस चीज़ को लेकर बात करता है। तो प्रोजेक्ट नेत्र कहीं ना कहीं एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब क्या है, ये आपको स्टार्टिंग में वार्निंग देगा स्पेस की कि भाई यहाँ पर जो है ये कचरा है, यहाँ पर ये कचरे को डिटेक्ट करने का काम करता है। स्पेस के अंदर जो डेब्रिस होता है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। इससे यहाँ पे आपकी सैटेलाइट्स बच सकती हैं। इससे आपको पता चल जाएगा भी यहाँ सामने कचरा है, तो हम थोड़ा सा अपने मिशन को सतर्क होकर लॉन्च करें, नहीं तो फिर सीधा उससे टकराएगा, हमारा मिशन भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये था यहाँ पर इंडियन इनिशिएटिव। बाकी दुनिया भर में भी इस प्रकार के कई सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं। फॉर एग्जांपल IADC, दैट इज़ इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फोरम है। इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पे बॉडी काम कर रही है, जिसको 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। और कई सारे देश जो कि स्पेस एजेंसीज जिनके पास में प्रॉपर स्पेस को लेकर काम कर रहे हैं, उन सबको साथ में लेकर आती है कि सब साथ में मिलकर क्या करें, ये स्पेस डेब्रिस का जो इशू है इसको टैकल करने में मदद करें। ऐसे यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है, इन्होंने भी यहाँ पे अपना क्लीन स्पेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। आगे इनका भी मेन मकसद क्या है कि जो स्पेस डेब्रिस की संख्या है, इसका जो अमाउंट है, इसको कंट्रोल किया जाए, इसको कम किया जाए। इवन इतना ही नहीं, अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
यूनाइटेड नेशन की 5 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं और वो 5 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ सीधा सीधा स्पेस एक्टिविटीज़ से डील करती हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहली ट्रीटी है द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। ये जो ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स है, ये कहीं ना कहीं अलग अलग देशों को, जो अलग अलग देश हमारे स्पेस के एक्सप्लोरेशन के अंदर में काम कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को गवर्न करने का, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करती है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। दूसरी ट्रीटी है रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968। अब यहाँ पर रेस्क्यू एग्रीमेंट का मतलब है, ये एग्रीमेंट है बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू करने का, यानी कि हमारे स्पेस से जब चीज़ें वापस से आ रही होती है, रिटर्न हो रही होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसको रेस्क्यू, जो को एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे लौट रहे होते हैं उनको सुरक्षित यहाँ पे लेकर आना, उनका रिटर्न करवाना सुरक्षित, प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च करना, जब वो रिटर्न हो रहे होते हैं तो उनका रेस्क्यू करना, उनका बचाव करना। तो उस प्रकार का एग्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। ये हमारा जो 5 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ है ना, उन 5 ट्रीटीज़ में से ये दूसरा ट्रीटी है। सेकेंड और थर्ड एग्रीमेंट है वो है लायबिलिटी कन्वेंशन 1972। ये क्या है? ये ना कहीं यहाँ पे डैमेज को लेकर बात करता है। कई बार ऐसा होता है भाई, किसी दूसरे देश का स्पेस क्राफ्ट है, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद में वो किसी दूसरे देश के ऊपर गिर गया। अब जिस देश के ऊपर यहाँ पर वो गिरा है ना, अब उस देश को तो नुकसान हुआ है, तो जिस देश के ऊपर गिरा है, जिसको नुकसान हुआ है, वो क्या कर सकता है, वो कंपनसेशन मांग सकता है, मुआवजा मांग सकता है उस देश से जिसका रॉकेट था। समझ गए? तो ये लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 देखने को मिलेगा। तो ये मेनली जो है डील करता है डैमेजेस से, जो स्पेस ऑब्जेक्ट कई बार यहाँ पर, मतलब जो स्पेस ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से जो डैमेज होता है दूसरे स्पेस एसेट्स को, दूसरे की सैटेलाइट को डैमेज हो गया, तो उसको लेकर यहाँ पर ये सारे की सारी जो डैमेज है उसके कंपनसेशन की बात करता है। ये कन्वेंशन बात करता है कि भाई लॉन्चिंग कंट्री जो है, जिसने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने इस रॉकेट को लॉन्च किया है, तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कंपनसेशन देने के लिए। जो भी उसने डैमेज किया है, किसी फ्लाइट को डैमेज कर दिया या किसी दूसरे के ऑब्जेक्ट को डैमेज कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसको कंपनसेशन, उसको मुआवजा देना पड़ेगा। समझ गए? तो ये हमारा तीसरा एग्रीमेंट हो गया। चौथा जो एग्रीमेंट है वो है रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976। ये बात करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे स्पेस में लॉन्च होंगे उसके रजिस्ट्रेशन की बात करता है ये वाला एग्रीमेंट। फिर है मून एग्रीमेंट 1979। ये वाला एग्रीमेंट यहाँ पर बात करता है कि देखो, जो मून के ऊपर, हमारी चंद्रमा के ऊपर या दूसरे स्पेस के अंदर में जो बॉडीज़ है, जिसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, वो सब हमारी जो स्पेस में बॉडीज़ होती हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोला जाता है। तो ये जो बॉडीज़ हैं, इनके ऊपर जो अलग अलग देश अपनी जो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, है ना, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको गवर्न करने का काम करता है ये मून एग्रीमेंट। मून एग्रीमेंट स्पेशली मून के ऊपर जो कंट्रीज़ यहाँ पर काम कर रही होती है उसको भी यहाँ पर उसकी एक्टिविटीज़ को गवर्न करने का काम करता है। अब इंडिया जो है, इंडिया ने क्या इन 5 एग्रीमेंट को साइन कर रखा है? हाँ, देख ध्यान से सुनना, इंडिया ने इन 5 की 5 ट्रीटी को साइन कर रखा है, लेकिन केवल 4 ट्रीटी को रेटिफाई किया है। रेटिफाई मतलब अपनी स्पष्टता या अपनी जो पुष्टि है वो केवल यहाँ पर 4 ट्रीटी को दी है। साइन 5 को किया है, पुष्टि 4 को दी गई है। किसको नहीं दी गई है पुष्टि? तो रेटिफाई यहाँ पर मून एग्रीमेंट, इकलौता एग्रीमेंट ऐसा बचता है मून एग्रीमेंट जिसको यहाँ पे पुष्टि नहीं दी गई है भारत की साइड से। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका सोल्यूशन ये होगा कि सबसे पहली चीज़, हमें कहीं ना कहीं अपनी जो क्षमता है स्पेस के कचरे को मॉनिटर करने की, ट्रैक करने की, वो क्षमता हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी अपनी। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं, इन डेब्रिस को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काम करना और आपस में देशों के बीच में कोलैबोरेशंस होना ज़रूरी है। सेकंड जो यहाँ पे राइटर ने सोल्यूशन दिया है वो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का यूज़ करना। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसे व्हीकल का यूज़ करो जो अंतरिक्ष में जाएँ, अपना जो मिशन है उसको सक्सेसफुल पूरा करने के बाद में वो वापस से नीचे लौट आएँ। इससे क्या होगा, कोई कचरा नहीं जनरेट होगा। अभी क्या होता है, ऐसे रॉकेट होते हैं जो रॉकेट जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वहीं पर कचरा बन जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब हम रीयूजेबल व्हीकल्स का यूज़ करेंगे तो अगेन इससे भी जो हमारा डेब्रिस है वो रिड्यूस होगा, कम होगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक और सोल्यूशन दिया है, मोर ड्यूरेबल मटेरियल्स का यूज़ करो। आप अपने सैटेलाइट्स को जब डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो ज़्यादा मजबूत मटेरियल्स का यूज़ करो कि अगर कोई इशू होता भी है, कोई टकराव वगैरह होता भी है, तो ज़्यादा कचरा ना जनरेट हो, ज़्यादा डेब्रिस ना जनरेट हो लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो इस प्रकार से मटेरियल का यूज़ किया जाए। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी आपकी बारी मेंस में यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। नाउ फटाफट आज का मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो स्पेस डेब्रिस है हैज़ बिकम अ मेजर इशू फॉर द वर्ल्ड टुडे, यानी कि जो ये अंतरिक्ष का मलबा है आज दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। डिस्कस द प्रॉब्लम कॉज्ड ड्यू टू स्पेस डेब्रिस एंड ऑल्सो गिव सोल्यूशंस टू इट, यानी अंतरिक्ष के मलबे के कारण जितनी भी समस्या हैं उस पर चर्चा करनी है, प्लस उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसका समाधान क्या हो सकता है, वो आपने बताना है 250 शब्दों में। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ, वैसे आप समझ गए होंगे, लेकिन अच्छे से यहाँ पर पकड़ बन जाएगी हिंदी एस्पिरेंट्स की। तो हिंदी में, अंतरिक्ष मलबा आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अंतरिक्ष मलबे के कारण होने वाली जो समस्या है उस पर चर्चा करें और उसका समाधान भी बताएं। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना,
वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर मेरे साथ में अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को जो आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए ना। आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसका एक बहुत बड़ा जो एरिया है ना, वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर में आता है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मतलब टाइगर रिजर्व का मेन कोर एरियाज के अंडर में आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुना सागर श्रीसाइलम। तो नागार्जुना सागर श्रीसाइलम जो टाइगर रिजर्व है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में आता है। और उसके अलावा कुछ और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वाले जो एरिया है वो कॉर्बेट है, रणथंभौर, सुंदरबन, नागार्जुना सागर श्रीसाइलम। लेकिन नागार्जुना सागर श्रीसाइलम वाला है ना, ये आंध्र प्रदेश का है और इसका सबसे बड़ा एरिया आता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सबसे बड़े एरिया की। तो सबसे बड़ा एरिया यहाँ पर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर में जिसका आता है वो है नागार्जुना सागर श्रीसाइलम। समझ गए? तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ दोस्तों, इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।